फिर 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। It's an honor and a privilege to convey to you on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences। और वो जो व्यक्ति थे वो गैर भारतीय नागरिक, बस उनका जन्म भारत में हुआ था। कुल मिलाकर भारत को 2014 के बाद से लेकर अब तक किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। चाहे प्रदूषण हो, चाहे गरीबी हो, भुखमरी हो या बेईमानी हो, वहाँ पे भारत सबसे ऊपर है। हम काहे कि आज खोज करने निकले? हम पागल हैं क्या? हमने तो सब कुछ पहले ही खोज रखा है। हम क्यों कुछ खोजने निकले? और सब हमने पहले ही खोज रखा है, इसलिए तो ये सब के सब जलते हैं हमसे। हमें तो सब कुछ स्वयं साक्षात ब्रह्मा के मुख से मिला है 100 ट्रिलियन साल पहले। हम क्यों कोई खोज करें? उनके यहाँ एस्ट्रोनॉट होते हैं तो खोज करते हैं, हमारे यहाँ एस्ट्रोटॉक होता है। बहुत दर्द होता है यहाँ पर, इसलिए व्यंग कर रहा हूँ कि फिल्में बनाते हैं तो चुराकर गाने गाते हैं, तो चुराकर कपड़े पहनते हैं, तो डिजाइन चोरी के। आज भारत में अंधविश्वास को और रूढ़िवादिता को और खोखली परंपरा वगैरह को जितना बढ़ाया जा रहा है, इतना तो आज से 50 साल पहले भी नहीं बढ़ाया गया। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आज का प्रश्न हमारे एक प्रतिभागी द्वारा है, पर वो अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके बिहाफ में मैं पूछना चाहूंगा आपके सामने। जी, रुकमा जी हैं छत्तीसगढ़ से। वो पूछ रही हैं कि आचार्य जी, 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच की गई। जब इस पर विचार किया तो पाया कि भारत ने 2014 से शांति के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। फिर 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और वो जो व्यक्ति थे वो गैर भारतीय नागरिक थे, बस उनका जन्म भारत में हुआ था। कुल मिलाकर भारत को 2014 के बाद से लेकर अब तक किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। हम उन क्षेत्रों में शीर्ष पर हैं जिन क्षेत्रों में कोई भी देश शीर्ष पर होना नहीं चाहेगा। चाहे प्रदूषण हो, चाहे गरीबी हो, भुखमरी हो या बेईमानी हो, वहां पे भारत सबसे ऊपर है। इन सबका सीधा संबंध क्या हमारी शिक्षा, हमारे विचार या काम के प्रति ईमानदारी से है? इस पर कृपया मार्गदर्शन दें और सूक्ष्मता से विचार करने पर सहायता करें। देखो, ये जो पूरी नोबेल कमेटी है ना, ये जलती है हमसे। तो इसलिए ये हमको नोबेल देते नहीं है। नहीं तो हर साल 8 नोबेल कम से कम हमें मिलने चाहिए। 8 नोबेल। नहीं फर्क पड़ता कि 8 क्षेत्रों में तो दिए भी नहीं जाते, एक एक क्षेत्र में 2-2 मिलने चाहिए। हम ऐसे चमत्कारी लोग हैं। अनुसंधान वो करता है जिसको नहीं पता होता। हम तो विश्व गुरु हैं ना, हमें सब कुछ पहले से पता है, तो हम क्यों करें अनुसंधान? नोबेल उनको दिया जाता है उनके सम्मान में जिन्होंने अनुसंधान करा या शांति के लिए प्रयास करा। शांति का अलग है नोबेल प्राइज, और बाकी सब तो रिसर्च के लिए मिलते हैं। इकोनॉमिक्स हो चाहे विज्ञान हो, वहां तो तुम कुछ करोगे खोज, तब जाके मिलेगा। हम काहे कि आज खोज करने निकले? हम पागल हैं क्या? हमने तो सब कुछ पहले ही खोज रखा है। हम क्यों कुछ खोजने निकले? और सब हमने पहले ही खोज रखा है, इसलिए तो ये सब के सब जलते हैं हमसे। खोजे वो जिसने खो दिया हो। अरे हमने कभी खोया ही नहीं। हम मालिकों के मालिक हैं। ये सब तो गरीब अनपढ़ गंवार हैं, इन्हें आज खोजना पड़ रहा है। हमारी पुरानी किताबों में सब कुछ लगभग 100 ट्रिलियन साल पहले से लिखा हुआ है। इनको कुछ पता नहीं है तो ये आज जा रहे हैं। देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या नई खोज कर सकते हैं, फिजिक्स में क्या नई खोज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या नई रिसर्च कर सकते हैं, ये सब आज कर रहे हैं।
हमें तो सब कुछ स्वयं साक्षात ब्रह्मा के मुख से मिला है 100 ट्रिलियन साल पहले। हम क्यों कोई खोज करें? हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, बस कभी कभार वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो हम उसकी मेंटेनेंस कर देते हैं, जिसका नाम है जुगाड़। तो हम कोई फंडामेंटल रिसर्च नहीं करते, हम जुगाड़ते हैं। हम खोजते नहीं हैं, हम जुगाड़ते हैं। क्योंकि अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मामला रुपए पैसे का है। 140 करोड़ लोगों का देश है और इसमें जो शीर्ष 1% हैं उनके पास बहुत पैसा है, वो अमेरिका वालों से ज्यादा अमीर हैं। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भारत के मुंबई शहर में हैं। तो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि भारत गरीब देश है तो कहां से रिसर्च करेगा। आएगी गरीबी? यहां 5-5, 10-10 हजार करोड़ की तो शादियां होती हैं, काहे की गरीबी? कौन गरीब है यहां? भारत के अमीरों को ही अगर ले लिया जाए तो उनसे ही एक छोटा मोटा देश बन जाए। भारत अब इतना अमीर हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत के गरीबों को ले लिया जाए तो उससे विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाए, वो बिल्कुल अलग बात है। और भारत में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अंधाधुंध अमीरी और खाली पेट सुलाने वाली गरीबी, दोनों एक साथ चलते हैं हमारे यहां। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि रिसर्च फैसिलिटीज की, फंडिंग की इनकी कमी है। क्या कमी है? तो फिर कमी कहाँ होगी? कमी जरूर हमारी सोच में और हमारी संस्कृति में है। हमें नहीं खोजना, हमारे देखे सब खोजा हुआ है पहले से। हमारे देखे खोज के हम करेंगे भी क्या? जिन्होंने खोज भी लिया उन्हें क्या मिला? क्या उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली? क्या उन्हें मोक्ष मिल गया? क्या उन्होंने मद, मोह, मात्सर्य, भय, लोभ, क्रोध को जीत लिया? हमने जीता है। अतः हमें किसी प्रकार के रिसर्च के अनुसंधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब प्रकार की रिसर्च करने के बाद भी तुम हो तो मद मोह माया के फंदे में ही पड़े हुए। हमने तो सीधे मद मोह माया का फंदा ही काट दिया। हम मुक्त हैं। अरे जिसे साध्य ही मिल गया हो वो साधन का प्रबंध करके क्या करेगा? ये सब तो अभी बच्चे हैं पश्चिम वाले। इनकी सभ्यता तो अभी घुटनों पर रेंग रही है, कल परसों पैदा हुई है। हम बहुत पुराने हैं। ये जिस दिशा में जा रहे हैं खोज वगैरह करने, हम उस दिशा में खोज पूरी करके कब के वापस लौट चुके हैं। तो इन बच्चों को अभी खेलने दो, अभी इनके दिन हैं। हम वयस्क हैं, हम प्रौढ़ हैं। हम तो बस साक्षी भाव से बैठ करके इन बच्चों का खेलना देखेंगे। खेल रहे हैं बच्चे। पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया है नया। अरे क्या पार्टिकल एक्सीलरेटर? हम तो सीधे युगों को एक्सीलरेट कर देते हैं। हमारी पुस्तकों से जाकर पूछो कि तुम क्या छोटी मोटी चीजें बना रहे हो। हम सब कर चुके हैं। बीन देयर डन दैट। तुम लगे पड़े हो कि एक इतना सा पार्टिकल लगभग मासलेस उसको एक्सेलरेट करना है, और बहुत एक्सेलरेट करके भी तुम वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं छू पाओगे। हमने तो पूरा का पूरा इंसान एक्सेलरेट कर दिया। सतयुग से उठाया और पलक झपकते उसको हमने कलयुग में डाल दिया। ये लो, अब बताओ। तुम बना रहे हो पार्टिकल एक्सेलरेटर, हम कब का पर्सन एक्सेलरेटर बनाकर बैठे हुए हैं। और स्पीड ऑफ लाइट को भी वायलेट कर चुके हैं। काहे की स्पीड ऑफ लाइट? जहां ना जावे रवि वहां जावे कवि।
रवि रखे रहे अपनी लाइट, ये लगे हुए हैं 3G 4G 5G 6G। अरे 15,000G तो हम 10,000 साल पहले छोड़ आए। उन्होंने कहा रखा गया इसमें। इंटरनेट ही तो है ना, जाल, सब प्रकार के जाल हमने काट दिए। अरे माया जाल होता है, हम मुक्त हैं, हम क्या करेंगे ये सब पागलों की तरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे पास तो असली इंटेलिजेंस है। हमारे यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई रिसर्च नहीं होगी। भले ही उस रिसर्च को न करने की वजह से हम पहले ही ये जो छोटे मोटे कस्बे जैसे छोटे मोटे देश हैं, चीन वगैरह, भले ही हम उनसे 20 साल पीछे हो चुके हों, क्योंकि एआई में न रिसर्च करी न पैसे लगाए, पर हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल ही तो है। अरे हम खरे खरे देश हैं, असली देश हैं। तुम कर लो जितनी रिसर्च करनी है, जब कर लोगे तो हम कहेंगे ये तो हम 500 साल पहले ही कर चुके थे। तुम्हारा काम है रिसर्च करना, हमारा काम है ही कहना ये सब तो हम 500 साल, बहुत छोटा बोल दिया, 500 ट्रिलियन साल पहले ही कर चुके थे। तुम रिसर्च करके लाओ, रखो यहां पे ना, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस क्या कहना है ये सब तो हम कब का कर चुके हैं, इसमें क्या है, कुछ नहीं। और तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है नहीं, इसीलिए तो तुम्हें आर्टिफिशियली, हमारे पास तो है, हम नेचुरली इंटेलिजेंट है। एनआई, तुम रखो अपनी एआई। ये नोबल नोबल ये तुम्हारे बच्चों का खेल। क्या क्या करता था वो नोबल तुम्हारा? डायनामाइट ही तो बनाया था, उड़ाता रहता था इधर उधर। तुम्हें तो पर्वत उड़ाने के लिए डायनामाइट की जरूरत पड़ती है। हमारे पुरखे तो ऐसे थे कि पाद मार के उड़ा देते थे पूरा पहाड़। बताओ क्या करे तुम्हारे नोबेल का? वो जो एक वैज्ञानिक को मिलता है ना रुकमा जी, पुरस्कार उस वैज्ञानिक को नहीं मिल रहा है, वो उसके पूरे समाज को मिल रहा है। वैज्ञानिक ऐसे ही आसमान से नहीं टपक पड़ता, वो समाज की जमीन से खड़ा होता है। जैसा समाज है वैसा ना हो तो फिर वो वैज्ञानिक भी वैसा नहीं हो सकता था। जब समाज और सोच और संस्कृति ही दीमक के चाटे हुए हैं, जहां लोक धर्म में वास्तविक धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, वहां कैसे जिज्ञासा होगी? और जिज्ञासा नहीं होगी तो कैसे खोज होगी? हमारे यहां तो संस्कृति का मतलब होता है परंपरा और विश्वास और आस्था और मानना, मान्यता। और नोबेल प्राइज तो मिलता है न मानने पर। हम मानते नहीं हैं, हम जानने के लिए खोजते हैं, तब मिलता है नोबेल प्राइज। क्यों मिले? और भारत धीरे धीरे और ज्यादा मान्यताओं और अंधविश्वास की जकड़ में गिरफ्तार होता जा रहा है। हमें नोबेल प्राइज मिलेगा? हमें चाहिए भी नहीं। खैर, बच्चों की बात, खेलने दो। क्या रखा? और थोड़ा बहुत पैसा दे देते हो तुम, ये नोबेल प्राइज, इसमें क्या रखा है? कुछ। पैसा तो हमारे हाथ का मैल है। निकल क्यों नहीं रहा? झड़ नहीं रहा ससुरा? और जब नहीं ऐसे पैसा निकले तो कुछ नहीं बोल दो, कुछ नहीं है पैसे में, क्या रखा है? अरे हम सीधे सागर मंथन करके कल्प वृक्ष ले आएंगे, उससे जितना पैसा मांगो दे देगा। उसका नाम ही है कल्पना का वृक्ष, कल्प वृक्ष। उनके यहां एस्ट्रोनॉट होते हैं तो खोज करते हैं, हमारे यहां एस्ट्रोटॉक होता है। तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
पूरा तुम यान बनाते हो, अंतरिक्ष यान, और जाते हो और खोज करते हो। हमें नहीं करना। हमारे यहाँ बाबा जी की बूटी है, हो गया एस्ट्रो, खत्म। तुम तो फिर भी कितनी दूर तक जाओगे? हमारे बाबा जी तो आंख बंद करते हैं और सीधे बताओ तुम ब्रह्मांडों के पार के ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। और तुम्हारी औकात नहीं कि बाबा जी को तुम नोबेल प्राइज दे दो। वो अल्फ्रेड नोबेल की भी कुंडली निकाल देंगे। तुम उन्हें नोबेल प्राइज देने आए हो? नोबेल प्राइज तो फिर भी मानव श्रम, उद्यमशीलता, रचनात्मकता के कुछ गिने चुने क्षेत्रों में दिया जाता है। और भी क्षेत्र होते हैं, हम उसमें भी कहां हैं बताओ ना। बहुत दर्द होता है यहां पर, इसलिए व्यंग कर रहा हूं। हम उनके वंशज हैं जिनकी जिज्ञासा की धार इतनी पैनी थी कि उससे उन्होंने अपने भीतर जो मान्यताएं बैठी थी उनको तक को काट डाला। सिर्फ यही नहीं करा कि बाहर जो भ्रम है, जाल है, अज्ञान है, उसको काटाओ। हम जिन दार्शनिकों, चिंतकों के वंशज हैं, उनका दर्शन तो सीधे प्रश्नकर्ता की खोजी की छाती में घुस गया। एक वो थे और एक हम हैं उनकी नालायक संतानें। ये फिल्में बनाते हैं तो चुराकर, गाने गाते हैं तो चुराकर, कपड़े पहनते हैं तो डिजाइन चोरी के। मात्र विज्ञान की बात नहीं है, कलाओं में बता दो ना हम कौन सा मौलिक काम कर रहे हैं। एक आध दो अपवाद आ जाएं कि बोलो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था कि नहीं मिला था। एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल। एक आध दो अपवाद मत गिनाने लग जाया करो। 140 करोड़ लोगों का देश है, पूरे यूरोप से कई गुनी ज्यादा आबादी है हमारी। क्या कर रहे हैं हम? पहले तो कुछ करना नहीं, और दूसरे कोई कहे कि तुम कुछ कर नहीं रहे तो कहना अरे हम तो ये सब कुछ न जाने कब के कर चुके हैं, हम तो विश्व गुरु हैं। देखो चीन को कि वहां कितने पेटेंट फाइल होते हैं हर साल, और फिर भारत को देखो, क्वालिटी ऑफ रिसर्च वहां की देखो और यहां की देखो। और अभी मुश्किल से 30-35 साल पहले तक चीन और भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल एक बराबर थी। लगभग 1985-90 तक चीन में भारत में कोई अंतर नहीं था। थोड़ी उनकी सी आबादी ज्यादा थी बस, उसके अलावा प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल एक जैसी थी। बल्कि कई मामलों में हम बेहतर थे, हमारे इंस्टीट्यूशंस उनसे बेहतर थे 30-35 साल तक भी, पहले तक भी हम। और आज देखो वो कहां पर खड़े हुए हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज को देखो, अपनी नोबेल प्राइजेस का बड़ा संबंध तो शिक्षा से होता है। यूनिवर्सिटीज को मिलते हैं नोबेल प्राइज वास्तव में। मेरा एक बैचमेट वो यूएस गया, वहां उसका मास्टर्स कम पीएचडी प्रोग्राम था। तो वहां से बोलता है कि जिस फ्लोर पर मेरे गाइड बैठते हैं उस फ्लोर पर 4 नोबेल प्राइज विनर्स बैठे हुए हैं, 4 नोबेल लॉरिएट्स ऑन अ सिंगल फ्लोर, इन अ सिंगल बिल्डिंग, इन अ सिंगल यूनिवर्सिटी। और ऐसे ऐसे एक ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। और उस यूनिवर्सिटी में न जाने वैसी कितनी इमारतें हैं, और उन इमारतों में, उनमें से हर एक इमारत में न जाने वैसी कितनी फ्लोर्स हैं। हर फ्लोर पे 4 नहीं बैठे हैं। पर मतलब समझो कि नोबेल प्राइज पाना है तो सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था किसी लायक होनी चाहिए। यहां तो शिक्षा का मतलब यह होता है कि जल्दी से ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद सरकारी क्लर्क भी बन जाए तो चलेगा।
चल भाग जल्दी से मुखर्जी नगर। यहाँ कौन रिसर्च करने वाला है? और रिसर्च ऐसा नहीं कि भारतीय कर नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है कि हमारे जीन्स में कोई समस्या आ गई है। यही भारतीय जब बाहर जाते हैं तो कर ले जाते हैं। हरगोविंद खुराना को याद कर लो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला है, मेरे बैग में ठीक इस वक्त भी उनकी किताब है, मैं पढ़ रहा हूं, आज भी पढ़ रहा था। किताब का नाम है वाई वी डाई। वो भारतीय ही हैं। इस सोच से, इस समाज से, इस संस्कृति से जब भारतीय दूर हो जाता है तो हीरे की तरह चमकता है। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जातिवाद, इसके अलावा क्या है बताओ हमारा सामाजिक जीवन? पुरानी आदतों को ढोते जाना, ढोते जाना, अर्थहीन, अर्थहीन ही नहीं, लाभहीन, लाभहीन ही नहीं, सक्रिय रूप से घातक, नुकसानदायक रूढ़ियों को और कुप्रथाओं को हम ढो रहे हैं। और शिक्षा से हम इसीलिए घबराते हैं क्योंकि शिक्षा आ गई तो ये सब चीजें हटेंगी। हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया लगभग उसी समय पर आजाद हुआ जब भारत हुआ था। जितने सब आप देश जानते हो, कोरिया भी लगभग उसी समय पर। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंपीरियलिज्म का खात्मा हो गया क्योंकि सब आपस में ही लड़ लुड़ के ढेर हो गए। तो जब कॉलोनियल मास्टर ही ढेर हो गया तो कॉलोनीज कहाँ से बचेंगी? तो सबसे बड़ी बड़ी तो ब्रिटेन की ही थी। तो सब आज़ाद हो गए एक झटके में। 1945 से 1952 के बीच में सब फुर्र हो गए। चीन भी को भी हम मान सकते हैं एक तरीके से कि तभी आज़ादी मिली। अब वैसे तो आप ये नहीं कहोगे कि चीन कॉलोनी था किसी का, लेकिन वो भी बहुत दमित था, शोषित था। उसमें भी भीतर बड़ा अंतर्विरोध था। और कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर भी तो। सिंगापुर क्या था? एक छोटा सा पोर्ट ऑफ कॉल जहां कुछ विकास नहीं था। ये सब भारत के साथ आजाद हुए। और देखो आज वो सब कहां है? देखो कहां है? वजह बताओ। शिक्षा। सबने शिक्षा में जबरदस्त तरीके से निवेश किया। और जब वो आजाद हुए थे ना तो उनकी स्थिति भारत से ज्यादा खराब थी। ये पक्का जान लो, आंकड़े देख लेना। मुझे रटे हुए नहीं है तो मैं अभी कोट नहीं कर पाऊंगा, पर उनकी पर कैपिटा इनकम देख लेना, लिटरेसी रेट देख लेना 1950 में भारत से तुलना करके, और आज देख लो। जापान ने तो सीधे सीधे न सिर्फ तबाही झेली थी बल्कि 2 बम खाए थे आणविक। खैर जापान को तो लोग बोलेंगे कि पहले ही इंडस्ट्रियली डेवलप्ड था और बहुत बातें, तो मैं जापान को तो ले भी नहीं रहा। देखो कहां पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने ये माना कि हम अशिक्षित हैं, हमें कुछ पता नहीं, हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। हमने कहा शिक्षा काहे को चाहिए, हमारी परंपरा काफी है। शिक्षा चाहिए काहे के लिए? माँ बाप ही तो गुरु होते हैं। माँ बाप चाहे खुद बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर हो तो भी माँ बाप गुरु होते हैं। शिक्षा की जरूरत क्या है? तो जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर भारत ने शिक्षा में सबसे कम निवेश किया, और जो भारत से भी ज्यादा गरीब थे उन्होंने शिक्षा में कहीं ज्यादा निवेश किया। जब शिक्षा होगी बेटा तब आएगा ना नोबेल प्राइज।
हमारे यहाँ तो शिक्षा का ये हाल कि उत्तर प्रदेश में अभी 1-2 दशक पहले तक खुद सरकारें बोर्ड परीक्षाओं में नकल कराया करती थी। ये हो गया, दे दो कि 10वीं पास है, काहे के लिए परेशान करते हो गरीब के लड़के को? काहे को बोला मैंने गरीब का लड़का? क्योंकि गरीब की लड़की तो 10वीं तक पहुंचती ही नहीं है। गरीब की लड़की तो प्राइमरी में ही ड्रॉप आउट कर जाती है, 10वीं तक कैसे पहुंचेगी? हमें नोबेल प्राइज चाहिए, हम मारी क्यूरी निकालेंगे, जिनको 2-2 नोबेल प्राइज मिले थे, हम कैसे निकालेंगे? हमारी लड़कियां तो प्राइमरी में ही निकल जाती हैं। शिक्षा की जगह हमारे पास खोखला गुरूर है बहुत सारा, बड़ा गुरूर है हम में। हम ये हैं, वो हैं, विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु होने लायक वो थे कपिल और कणाद और पतंजलि और आर्यभट्ट। वो आकर के बोले कि हाँ हम हैं, तो समझ में आता है। याज्ञवल्क्य खड़े हो जाएं, अष्टावक्र खड़े हो जाएं, बोले हम विश्व गुरु हैं, समझ में आता है। हमें आज क्या हक है कि हम बोलें कि हम विश्व गुरु हैं? गौतम ऋषि खड़े हो जाएं कि गौतम बुद्ध खड़े हो जाएं, वो बोले कि हम विश्व गुरु हैं, समझ में आता है। गौतम बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया में फैला, वो कह सकते हैं विश्व गुरु हैं। हम काहे के विश्व गुरु हैं? शिक्षा, बेटा शिक्षा। और शिक्षा से भारत के नेता बहुत घबराते रहे हैं, क्योंकि अगर जनमानस पढ़ लिख गया तो सबसे पहले तो इन नेताओं को इनकी सही जगह बैठाएगा। नेताओं के हक में है एक अशिक्षित इलेक्टोरेट। जनता जितनी अनपढ़ होगी, गंवार होगी, उसको उतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। तो बताओ नेता लोग काहे के लिए शिक्षा में निवेश करें? सर जैसा आप कह रहे थे, इंडिया साउथ कोरिया और चाइना के बीच में कि 1950 में यदि हम देखें तो तीनों देशों का लगभग बराबर ही स्थान था। तो मैं इसी विषय में पढ़ रहा था अभी इंटरनेट पर ही। तो 1950 में इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी 600 से $700 के आसपास था। ट्रिपल पी एडजस्टेड है ये। और चाइना का $500 के आसपास है, इंडिया से भी कम। और साउथ कोरिया का $800 के आसपास था। और और जो आज शिक्षा दर है वो भी। हाँ, और तीनों का लगभग अगल बगल ही है। चीन का तो हमसे कम है, और आज देखोगे तो चीन का हमसे है 5 गुना। और पीपीपी एडजस्टेड भी लोगे तो 3-3.5 गुना है। जी। और साउथ कोरिया का तो और 6 गुना 8 गुना निकलेगा। हमने कुछ तो भूल करी होगी ना, हम मानने को क्यों नहीं तैयार होते? तभी तो कह रहा हूं, खोखला अहंकार बहुत है हम में। अपनी दुर्दशा देखकर भी हमें होश नहीं आता, और जो कुछ कर करके हम इस पतन में पहुंचे हैं, इस दुर्दशा में पहुंचे हैं, उसी को हम और ज्यादा कर रहे हैं। आज भारत में अंधविश्वास को और रूढ़िवादिता को और खोखली परंपरा वगैरह को जितना बढ़ाया जा रहा है, इतना तो आज से 50 साल पहले भी नहीं बढ़ाया गया। आजादी के बाद से लगातार हमने गलतियां की, और अब उन गलतियों को सुधारने की जगह हम उन्हीं गलतियों को और विस्तार दे रहे हैं। और सर जिस तरह आपने पहले यूनिवर्सिटीज और शिक्षा की बात की थी, तो मैं एक फैक्ट ये भी देख रहा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 160 से अधिक नोबेल लॉरिएट्स निकले हैं आज तक। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पे ये आंकड़ा 87 का है। और यूसी बर्कले में 107 से ऊपर का है। वही तो ना, देखो इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को मिलता है नोबेल। जिसको मिल रहा है उसको इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव मानो, प्रतिनिधि।
वो स्टैनफोर्ड को मिल रहा है वास्तव में, कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि वहां पर लोग जा करके बिना डरे, बिना झिझके, बिना आक्रांत हुए नई तगड़ी मौलिक फंडामेंटल रिसर्च कर पाए। वहां ये थोड़ी होता है कि भारत में अगर एक विभाग है जहां के कर्मचारियों को माना जाता है कि ये तो मल्टीपर्पज है, कुछ भी करेंगे, तो होता है शिक्षा विभाग। तो चुनाव आता है तो उनको इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दो। तो चुनाव भी ये नहीं कि बस लोकसभा का ही, बिल्कुल एकदम सबसे निचले तल का भी चुनाव हो तो उसमें स्कूल के शिक्षक को उठा करके ड्यूटी पे लगा देते हो, जैसे उसके अपने काम का कोई वजन, कोई सम्मान ही ना हो। विदेशों में शिक्षक वो बनता है जो बाकी सब कामों को करने की योग्यता से ज्यादा योग्यता रखता है। भारत में हमने माहौल ऐसा बना दिया है कि शिक्षक वो बनता है जो कहीं किसी काम का नहीं होता। कुछ होते होंगे अपवाद, उनको नमस्कार है। भारत में हालत ये होती है कि अगर कोई बोल दे कि मैं टीचर हूं, तो हमारे उत्तर भारत वाले हिंदी वाले उसके घर शादी नहीं करना चाहते, बोलते टीचर है, इसको थोड़ी लड़की देंगे, टीचर है। यहाँ क्या हम किस मत्थे नोबेल प्राइज निकालेंगे भाई? और नोबेल प्राइज की बात नहीं, उससे बिल्कुल उल्टे चले जाओ ना। तुम्हें गोल्डन ग्लोब कितने मिल गए, तुम्हें एकेडमी अवार्ड्स कितने मिल गए? खेलों में तुम्हारी क्या हैसियत है? ये चीजें दिन रात देखता हूं और बहुत बुरी लगती हैं। बड़ी चोट लगती है कि क्या हमारी संभावना थी और क्या हम बनकर रह गए हैं। कितने गोल्ड मेडल लाए हो इस बार ओलंपिक में? अरे बोल दो मुंह से, बस गर्दन का हिला रहे हो? जी, शून्य। है, तभी भारत ने शून्य का आविष्कार करा था। बगल में चीन है, उनके कितने? शायद 40 से ऊपर। 40 से ऊपर, 40 से ज्यादा गोल्ड ओलंपिक में चाइना लेके बैठा है, तुम शून्य। और हमें इसी बात पे बड़ा नाज है कि दुनिया को शून्य भारत ने दिया, और उसी बात को हम बार बार सिद्ध कर रहे हैं, बार बार शून्य ला ला के, जस्ट एज अ रिमाइंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी गेव द जीरो टू द वर्ल्ड एंड वील कंटिन्यू गिविंग जीरो। नहीं लगता बुरा? हाँ, और आंकड़े हैं जैसा तुमने अपने सवाल में ही कहा था, जिनमें हम सबसे आगे आगे चलते हैं। दुनिया की कोई भी जलील चीज पकड़ लो, जहां तुम्हारे देश का नाम ही नहीं होना चाहिए कायदे से, वहां तुम्हारे देश का नाम टॉप 10 में आएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़कियां कहां मार दी जाती हैं पैदा होने से पहले? भारत में। दुनिया भर में जितनी फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड होती है, उसका 80, 90, 95% भारत में होता है। और बताओ, हवा कैसी है? ले 2-4 बार जोरों से सांस लो। ले मत लेना, गिर जाओगे मैं बेहोश होकर कैमरे के सामने। AQI में हम सबसे आगे हैं। मजाल हो किसी की हमारा आंकड़ा छू के दिखाए। पकड़ो स्विट्जरलैंड वालों को, अमेरिका कनाडा वालों को, बोलो तुम हमारा 1/20 भी होके दिखा दो। अभी हम 700-800 पे बैठे हुए हैं। मां का दूध पिया है तो, हमारे यहां ये चलता, मां का दूध पिया है तो। पता नहीं, मां का दूध तो सभी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, ये मां के दूध में हमारे इतनी क्या खास बात है? अच्छा कोई बात नहीं, चलो स्विट्जरलैंड वालों को बोल रहे मां का दूध पिया है तो हमारे AQI का 1/20 भी करके दिखा दो। वो बेचारे नहीं कर पाएंगे, वो सीधे लोग हैं, वो हार जाएंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उठा लो,
स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट उठा लो, नदियों के प्रदूषण की दर उठा लो और स्तर उठा लो। सरकार में भ्रष्टाचार की रैंक उठा लो। टॉप 10 विथ ग्रेट कंसिस्टेंसी। लाज हमको लेकिन नहीं आती, गुरूर नहीं टूटता। और मैं हमसे कह रहा हूं, जब तक हमारा ये खोखला आत्मविश्वास टूटेगा नहीं ना, जब तक राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम पर हम बस अतीत की धूल फांकते रहेंगे, तब तक हमारे वर्तमान में कोई प्रगति नहीं हो सकती। दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहाँ हैं? भारत में। ये जो कुपोषित बच्चा है, ये नोबेल प्राइज लेके आएगा क्या? और वो कुपोषित इसलिए नहीं है कि देश में पैसा नहीं हो, कुपोषित इसलिए है क्योंकि जो हमारी मध्ययुगीन सामंतवादी मानसिकता है, जिसमें हम बहुत जल्दी किसी के सामने भी अंधभक्ति कर लेते हैं, उस मानसिकता ने बड़े बड़े धन्ना सेठ खड़े कर दिए हैं। समस्या ये नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, समस्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर्थिक इकोनॉमिक समस्या नहीं है, वो सांस्कृतिक समस्या है। क्योंकि हमारे यहाँ ये चलता रहा है कि एक होता है सर्वे सर्वा और बाकी सबका काम है उसके सामने ऐसे ऐसे खड़े रहना, हीरो वर्शिप। भाग्यवाद हमारे यहाँ खूब चलता है ना, अब जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो किसी एक को बना दो अपना अधिनायक, और ये मानो ही मत कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, कि तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से ही तुम्हारी स्थितियां, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। जब हमारे अपने पुरुषार्थ की कोई कीमत ही नहीं, कोई सम्मान ही नहीं, तो उस पुरुषार्थ से फिर जो हासिल होता है वो भी हमें क्यों मिले? नमस्ते सर, मेरा नाम अनूप है। मैं 27 ईयर का हूँ। नोएडा में रहता हूँ। मैं आचार्य जी को पिछले 2.5 साल से लगभग सुन रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें मतलब सीखी हैं और सुधार रहा हूँ। जो समझता हूँ उस पर काम करता हूँ। आज सबसे जो मुझे सीख मिली है वो अपने भ्रमों को लेकर है कि हम निरंतर दुख में होते हैं। ये बात मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, अब दुख दूर हो गया है। तो वो भी एक भ्रम है, ऐसा आज समझा मैं आचार्य जी से। माला तिलक पहरी मन माना, लोग नीला राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोग निराम खिलौना जाना। जो मैं बोरा तो रंग तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। थैंक यू सर।